नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। संसद के विंटर सेशन की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी नेता भड़के हुए हैं। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की गुरुवार को मोहाली कोर्ट में पेशी होगी। उन्हें पटियाला जेल से लाया जाएगा। एक बार फिर पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। वरुण गांधी ने कहा है कि पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है। हरियाणा के रोहतक जिले में बुधवार रात 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बदमाशों ने सांपला में एक व्यवसायी से गन पॉइंट में इनोवा कार लूटी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं टर्म बोर्ड की परीक्षा में 2002 गुजरात हिंसा से जुड़े एक सवाल ने विवाद खड़ा कर दिया है। संसद के विंटर सेशन की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी नेता भड़के हुए हैं। विपक्ष यह निलंबन रद्द करने की मांग कर रहा है। सत्र का चौथा दिन है। माना जा रहा है कि विपक्ष आज भी इस मामले को लेकर सदन में उठा सकता है। लोकसभा में आज कोरोना की स्थिति पर चर्चा भी की गई। यह चर्चा नियम 193 के तहत की गई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में महामारी की स्थिति और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के उठाए गए कदमों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री आज लोकसभा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल 2021 भी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मणिक टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें तमिलनाडु में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा की मांग की गई है। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 4,626 करोड़ रुपए के बाद राहत पैकेज घोषणा करने का भी निर्देश देने की मांग रखी गई है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और उच्च मुद्रास्फीति के चलते देश में आम लोगों पर भारी आर्थिक बोझ पर सदन में चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्य निलंबन नोटिस दिया है। वहीं राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने जाति आधारित जनगणना मामले पर शून्यकाल नोटिस दिया है। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की गुरुवार को मोहाली कोर्ट में पेशी होगी। उन्हें पटियाला जेल से लाया जाएगा। खैरा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट से 7 दिन का रिमांड लेकर ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गुरुवार को होने वाली सुनवाई में खैरा पक्ष की तरफ से जमानत की मांग भी की जाएगी। हालांकि ईडी लगातार खैरा की कस्टडी मांग कर रही है। खैरा एमएलए रहते हुए आम आदमी पार्टी छोड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस जारी किया है। खैरा ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने ईडी से सुखपाल खैरा को गिरफ्तार करने की जरूरत के बारे में पूछा है। हाईकोर्ट में सुखपाल खैरा ने दलील दी है कि ईडी ने जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया वो वहां गए हैं। उन्होंने कभी ईडी के सम्मन का उल्लंघन नहीं किया। जब वह 11वीं बार पेश होने गए तो चंडीगढ़ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बार फिर पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर हमला बोला है। वरुण गांधी ने कहा है कि पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है। वरुण गांधी ने यूपीटीटी की परीक्षा का पेपर लीक होने पर तंज कसते हुए लिखा है कि पिछले कुछ दिन कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं है। पेपर लीक हो जाता है और भाजपा सरकार को पता नहीं चलता। भाजपा सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि परीक्षा दे दी है तो सालों साल रिजल्ट नहीं आता। उन्होंने रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में है। सेना में भर्ती का भी वही हाल है। यूपीटीआईटी के पेपर लीक मामले में अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रयागराज परीक्षा नियामक प्राधिकारी के तत्कालीन सचिव पीसीएस संजय उपाध्याय, प्रिंटिंग प्रेस मालिक राय अनूप प्रसाद समेत 34 को भी यूपीएससीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय बात यह है कि 28 नवंबर को होने वाली टीईटी के करीब 23 लाख अभ्यर्थी शामिल भाग ले रहे थे इस परीक्षा में, जिसमें से यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर पर 12,91,628 और यूपी टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर पर 8,73,593 अभ्यर्थी शामिल थे। छात्रों ने 30 लाख से अधिक ट्वीट कर पूछा है कि कब होगी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा भर्ती। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का इंतजार
हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं। करीब 1 करोड़ 15 लाख उम्मीदवारों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। बीते बुधवार को सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों ने अपने पोस्ट के जरिए प्रदर्शन किया। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी छात्रों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हरियाणा के रोहतक जिले में बुधवार रात 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 2 बदमाशों ने सांपला में एक व्यवसायी से गन पॉइंट पर इनोवा कार लूटी। इसके बाद बदमाशों ने भाली आनंदपुर गांव जा रही दुल्हन की कार को रुकवाया। कार रुकने के बाद बदमाशों ने दुल्हन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बदमाशों ने दूल्हे के भाई की सोने की चैन भी लूटी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हवाई फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं दुल्हन को ससुराल पहुंचने से पहले बीच रास्ते में गोली मारे जाने की सूचना मिलने पर रोहतक पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस दलबल पहुंचा। घायल दुल्हन को तुरंत पीजीआई ले जाया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर में उपचाराधीन उनका इलाज चल रहा है। दूल्हे के मुताबिक डॉक्टरों ने रात भर चले ऑपरेशन के दौरान दुल्हन के शरीर से करीब 5 गोलियां निकाल दी है। अभी इलाज चल रहा है। अकबरपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। मोहन ने बताया कि वह गांव भाली आनंदपुर का रहने वाला है। उसने बताया कि बुधवार यानी कि 1 दिसंबर को उसकी शादी तनिष्का निवासी बेरी रोड सांपला के साथ हुई थी। शादी के बाद डोली विदाई के बाद वह दुल्हन को लेकर जा रहा था। कार में भाई सुनील भी था, जो कि कार चला रहा था। कार में साला उज्जवल भी था। रात करीब 11:30 बजे जब कार गांव के शिव मंदिर के करीब पहुंची तो पीछे से एक इनोवा कार में 3 युवक सवार होकर आए और उन्होंने अपनी इनोवा कार को हमारी कार के आगे लड़ा दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं टर्म बोर्ड की परीक्षा 2002 गुजरात हिंसा से जुड़े एक सवाल ने विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि सवाल पूछे जाने के महज 1 घंटे बाद ही बोर्ड ने इसे लेकर माफी मांगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा भी किया है। बोर्ड का कहना है कि यह सवाल अनुसूचित है और सीबीएसई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है। खास बात यह है कि छात्रों तक पहुंचने से पहले प्रश्नों की काफी जांच होती है। बुधवार को सीबीएसई को सोशियोलॉजिस्ट में सवाल पूछा गया था कि 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा का अभूतपूर्व स्तर और प्रसार किस सरकार में हुआ है। इसके बाद इस सवाल के बाद में जो सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी हैं वो हरकत में आ गए और इस पर जवाब तलब करके जल्द ही परीक्षा में आगे भी इस तरह की गलती न होने का वादा किया है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश के लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि यह तानाशाहों की पार्टी है जहां असहमति की आवाज दबा दी जाती है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए बघेल ने दावा किया है कि भाजपा ने कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया है। इसकी बजाय वह टिप्पणियों के माध्यम से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन के खिलाफ लड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि 2 अन्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा के पक्ष में समझौता कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का केंद्र सरकार का फैसला एक राजनीतिक कदम है और किसानों का नरेंद्र मोदी सरकार पर से भरोसा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग होंगे और कई चुनावी विश्लेषकों को हैरत में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में लोग भाजपा के शासन में डर के साए में जी रहे हैं। अगर एक पंक्ति में मैं अपने विचार में व्यक्त करूं तो उत्तर प्रदेश में तानाशाहों की पार्टी शासन कर रही है, जहां असहमति व्यक्त करने वालों को दंडित किया जाता है। भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ और ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले ओवैसी फिलहाल अकेले हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद से ओवैसी ने अपनी पार्टी को उनके मोर्चे से दूर कर लिया है। हालांकि ओवैसी यूपी में राजभर के अलावा 2 दलों के संपर्क में है, लेकिन बात अभी सिर्फ बात तक ही सीमित है।
भागीदारी संकल्प मोर्चे के संयोजक ओम प्रकाश राजभर और असुद्दीन ओवैसी के बीच मतभेद तो उसी दिन सीटों के बंटवारे को लेकर पैदा हो गए थे, जब ओवैसी ने बिना मोर्चे की सहमति यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। हालांकि दोनों नेता काफी दिनों तक इस मतभेद पर यह तक कह रहे थे और पर्दा डाल रहे थे कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, मोर्चे की बैठक में सीटों को लेकर मसला तय हो जाएगा। लेकिन राजभर के सपा से चुनावी गठबंधन के बाद मतभेद दूरियों में बदल गए। इसका खुलासा 27 अक्टूबर को हल्दरपुर में हुई उस रैली में हो गया, जिसमें ओवैसी को भी मोर्चे के अन्य नेताओं के साथ मंच साझा करना था। लेकिन अखिलेश यादव के वहां पहुंचने की जानकारी पाकर ओवैसी वहां नहीं गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ माहौल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्य में सरकार बना सकते हैं। यहाँ एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि गठबंधन के पहलू पर जो कुछ भी होगा उसमें लोगों की मर्जी होगी। यह पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बना सकता है, केजरीवाल ने कहा कि जनता जिसे भी चुनेगी उस राज्य में वह सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि जनता मालिक है और जिसे भी मौका देगी वह उत्तर प्रदेश में सरकार चलाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में माहौल मौजूदा सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। उनके प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव आ सकते हैं सत्ता में। वह चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य को लेकर उनके आकलन के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पंजाब आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा कि पार्टी वहां चुनाव से पहले इसकी घोषणा करेगी। पंजाब में भी अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगले हफ्ते से टोल टैक्स लगने लगेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय से टोल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद इसे गैजेट में छपने के लिए भेजा जाएगा। गैजेट में प्रकाशित होने के बाद न्यूज़पेपर में विज्ञापन देकर पब्लिक को सूचित किया जाएगा। इसके बाद इस पर टोल की वसूली शुरू हो जाएगी। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया सप्ताह में निकल जाएगा। अगले सप्ताह में किसी भी दिन से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी जाएगी। दूसरी तरफ टोल वसूली का काम जिस कंपनी को दिया गया है वह भी अपने स्तर पर स्टाफ की तैनाती 1-2 दिन में शुरू कर देगा। ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यदि कोई सराय काले खां से लेकर मेरठ तक कार से सफर करता है तो उसे एक तरफ से 140 रुपए का टोल देना होगा। अगर आप DMC व इंदिरापुरम से चढ़ते हैं तो मेरठ तक के लिए 95 रुपए का टोल देना होगा। इसके अलावा मेरठ के लिए डूडा हेटा से 75 रुपए और डासना से केवल 60 रुपए का टोल काटना होगा। अभी तक लोग इस एक्सप्रेसवे पर बिना टोल दिए हुए ही चल रहे थे, लेकिन अगले महीने से पब्लिक को जेब ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अभी तक इस एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ है, जबकि 1 अप्रैल 2021 से इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। इस एक्सप्रेसवे पर बने टोल का पूरी तरह से ट्रायल हो चुका है। यह पूरी तरह से फास्टैग संचालित होगा। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन तेजस्वी यादव के 2 बयानों से सियासी सनसनी फैल गई है। पहली जातीय जनगणना और दूसरी नीतीश से फिर से हाथ मिलाने की बात। जातीय जनगणना पर तेजस्वी आज यानी 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी करेंगे। तेजस्वी की इस मुलाकात से एक दिन पहले एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि पिछड़ा विरोधी केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना की मांग ठुकराए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। हमारी मांग अनुसार अब बिहार सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराए। इसी सत्र में इसकी घोषणा भी की जाए। कल इसी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा दे दी है। तेजस्वी ने कहा कि पिछले सत्र के दौरान RJD की मांग पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर जातीय जनगणना करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का काम किया है, लेकिन उनके सहयोगी दल बीजेपी के ही केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय से RJD की इस मांग को खारिज कर दिया है। तेजस्वी ने आगे कहा है कि अब हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसे शीतकालीन सत्र के दौरान ही नीतीश राज्य के खर्च पर जातीय जनगणना कराने का ऐलान करें। इसके बाद तेजस्वी शराब के मुद्दे पर भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
10 सेकंड। 10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। हरियाणा के वोकेशनल टीचर रविवार से हरियाणा के विधायकों को खून से पत्र लिखकर रोष प्रकट करेंगे। यह अभियान रविवार तक जारी रहेगा। अभियान के तहत सांसदों और भाजपा जजपा विधायकों को पत्र लिखकर भेजे जाएंगे। वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान अनूप ढिल्लों ने बताया कि आंदोलन का वीरवार को 39वां दिन है। सरकार ने उनकी किसी भी मांग पर सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। अनूप ने कहा है कि मांगे पूरी करवाने के लिए पिछले सप्ताह वीरवार को 3 दौर की वार्ता हुई, लेकिन सिरे से वो नहीं सही रूप से चल पाई। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जे गणेशन से मीटिंग हुई मगर सहमति नहीं बन पाई। तीसरा दौर की बातचीत चंडीगढ़ में हुई तो सरकार पहली 2 दौर की वार्ता से भी मुकर गई। बजट डॉक्यूमेंट भी तैयार हो चुके थे। शुक्रवार को भी सरकार और वोकेशनल टीचर्स के बीच सहमति नहीं बन पाई। जल्द ही फिर से 3 दिन का महाआंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदेश के वोकेशनल टीचर पंचकुला शिक्षा सदन पर हर दिन दोपहर बाद प्रदर्शन करते हैं। यह प्रदर्शन 25 अक्टूबर से जारी है। वोकेशनल टीचर शिक्षा विभाग में मर्ज करने, समान काम समान वेतन और सर्विस रूल लागू किए कर 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी देने की मांग को लेकर पिछले 39 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। इस सत्र में विपक्ष हंगामा जारी है। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा परिसर में मामले ने मंडी व्यवस्था फिर से लागू करने और मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने परिसर के बाहर धान क्रय में एमएसपी तय करने को लेकर प्रदर्शन किया। इधर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा गाड़ी रोके को लेकर गुस्सा हो गए हैं। दरअसल वे विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उसी समय सीएम का काफिला गुजर रहा था, इसलिए उनकी गाड़ी रोक दी गई। इसके बाद गुस्साए मंत्री जीवेश मिश्रा गाड़ी से उतरकर गाड़ी रोकने वाले पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। उन्होंने सदन में डीएम बड़ा, एसपी बड़ा या मंत्री बड़ा बताया जा रहा है की बात कही है। हंगामा हुआ। वही मंत्री जीवेश मिश्रा ने अफसरशाही बंद करने की मांग भी की है। आज सरकार 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण सम्मिलित कर अनुदान की मांग करेगी। शिक्षा विभाग के लिए भी पेश किए जा रहे हैं। अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। जरूरत पड़ने पर इस पर वोटिंग भी हो सकती है। वहीं बिहार में शिक्षा की स्थिति को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की खास तैयारी की है। इसके अलावा विधानसभा में किसानों की यूरिया की किल्लत को लेकर भी हंगामा संभावित है। साथ ही शराबबंदी में सरकार की नाकामी को विपक्ष पेश करने के लिए तैयार कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। मुरादाबाद मंडल में फिलहाल कांग्रेस के पास 27 में एक भी सीट नहीं है। मुरादाबाद में प्रियंका की ससुराल है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं। प्रियंका मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर सर्किट हाउस के पीछे जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली की तैयारी के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और शायर इमरान प्रतापगढ़ी यहां एक दिन पहले पहुंच चुके हैं। प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेसियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मंडल की 27 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। 2007-2012 में कांग्रेस के पास रामपुर की बिलासपुर सीट थी। कांग्रेस के संजय कपूर यहां से विधायक थे, लेकिन 2017 में कांग्रेस ने यह सीट भी गंवा दी। 1996 में इसी सीट से कांग्रेस की सीनियर लीडर बेगम नूर बानो के बेटे नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियां भी विधायक रह चुके हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर झांसी आ रहे हैं। गुरुवार सुबह विजय यात्रा लेकर
ललितपुर पहुंच रहे हैं। अखिलेश रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर शाम 4 बजे झांसी आ जाएंगे। वह होटल लेमन टी में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें वे सीनियर नेताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर झांसी और आसपास के क्षेत्र का फीडबैक लेंगे। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे उनका महानगर में रोड शो होगा। इसके बाद वह बड़ा गांव में महंत लक्ष्मण दास कन्या कॉलेज, चिरगांव के राष्ट्रकवि मैथिली शरण महाविद्यालय और मोट के टीकाराम महाविद्यालय में उनकी जनसभा होगी। इसको लेकर सपाइयों ने खास तैयारी की है। खासतौर पर विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदार पार्टी मुखिया के सामने अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए सपाइयों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव जिन सड़कों से गुजरेंगे उन पर होर्डिंग टांग दी गई है। इसके अलावा सभी नेताओं को अलग अलग जगहों पर स्वागत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर समाजवादी पार्टी के नेताओं की नजर बसपा, कांग्रेस व विधायक भाजपा के नेताओं पर भी जमी हुई है। विपक्षी दलों के कई नेता से बुधवार को संपर्क भी किया गया, खास तौर पर जो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे। चर्चा है कि पार्टी अन्य दलों के नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल किया जा सकता है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 दिसंबर को होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में वापसी कर रहे हैं। भारत में कोहली के 30 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। 23 मैचों में टीम को जीत मिली है, वहीं 5 मैच ड्रा रहे हैं। भारत में कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया सिर्फ 2 बार हारी है। 2014 में टीम इंडिया की कमान संभालने वाले इस दिग्गज खिलाड़ी की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने घर में कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय सरजमी पर टीम इंडिया को हराना विदेशी टीमों के लिए सपना पूरा करने जैसा हो गया। 2 मुकाबले जिनमें भारत को हार मिली है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए थे। 2014 से अब तक विराट ने भारत के लिए 65 टेस्ट मैच की कप्तानी की है। इस दौरान टीम को 38 में जीत हासिल मिली है, वहीं 16 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा। 11 मुकाबले ड्रा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम मैच जीतते रह गई थी। 3 दिसंबर से कीवी टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कोहली वापसी कर रहे हैं। इस मैच में टीम इंडिया नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरेगी। वहीं राहुल द्रविड़ की कोचिंग में कोहली का यह पहला मुकाबला होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।